हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। मैं हूं विशाली और इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के नीट 2024 के सबसे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज के बारे में बात करेंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम आउट ऑफ 50 क्वेश्चन 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फॉर रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के साथ साथ मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे, आपका टाइम सेव करेंगे। तो कॉपी पेन ले लीजिए और स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। और क्वेश्चन में आपसे कहा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आपको लिस्ट 1 इधर दी गई है, लिस्ट 2 इधर दी गई है, आपसे कह रहे हैं कि मैच कीजिए। तो ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ इसका की कॉन्सेप्ट है। अब हम जरा देखते हैं, सबसे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है, समझते हैं जरा इसको। आपको पहले पार्ट में कहा है कि आपको वाटर किस में चेंज हो रहा है, O2 में। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ H2O फर्स्ट पार्ट में आपको H2O चेंज हो रहा है O2 में। सेकेंड पार्ट में आपके पास है MnO4 दैट इज चेंजिंग टू MnO4 चेंज हो रहा है Mn+2 में। ओके, थर्ड पार्ट पे देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपसे कहा है कि कैल्शियम 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मॉल्टन कैल्शियम क्लोराइड। अब आपके पास अगर मॉल्टन कैल्शियम क्लोराइड है तो उसमें कैल्शियम+2 आयंस होंगे। तो हमने लिखा कैल्शियम+2 आयंस हैं, अब वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम में। ओके, उसके बाद हमसे कहा है कि 1 मोल FeO बन रहा, FeO कन्वर्ट हो रहा है Fe2O3 में। सो FeO इज कन्वर्टिंग टू इन द फोर्थ पार्ट, FeO कन्वर्ट हो रहा है Fe2O3 में। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से आप इसको बता सकते हो। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको निकालना है कि इसको ऑप्शन लिस्ट 2 में हमें जो दिया हुआ है वो फैराडेज दिया हुआ है कि कितने फैराडे रिक्वायर्ड होंगे, और ये फैराडेज का फर्स्ट लॉ है। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करते हैं। अगर आप देखो कि ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 और यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 2। तो ऑफकोर्स इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे हैं। अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे हैं तो आपको पता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराडे होता है। आपके पास कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स का टोटल चार्ज कितना होगा, बिकॉज इट इज n फैराडे, है ना। सो n वैल्यू इज 2, सो इट विल बी 2 फैराडे। तो पहले पार्ट के लिए हमारा आंसर आ गया 2 फैराडे। अब आप देखो MnO4 माइनस कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 में। तो मैंगनीज यहाँ किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मैंगनीज का अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे यहाँ पे तो मैंगनीज का x मान लिया, एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, 2 4 8 इज इक्वल्स टू -1। तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ आया +7। तो मैंगनीज +7 से +2 में चेंज हो रहा है। अगर मैंगनीज +7 से +2 में चेंज हो रहा है तो वो 5 इलेक्ट्रॉन्स लेके हो रहा होगा। आपको पता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराडे होता है, 5 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, 5 फैराडे। तो इसलिए यहां जो चार्ज होगा, द इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड दैट इज 5 फैराडे। अब यहां बात करते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में आपसे कहा है क्वेश्चन में कि अगर 1.5 मोल कैल्शियम बनता है मॉल्टन कैल्शियम क्लोराइड से तो कितने फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो आपको दिख रहा है कि 1 मोल कैल्शियम बन रहा है मॉल्टन कैल्शियम क्लोराइड से। अगर आपने 1 मोल, आपके पास क्या है, 1 मोल से 1 ही मोल मिल रहा है। आज से कह रहे हैं कि आपको दिख रहा है 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा 2 फैराडे। 2 फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी से आपको 1 मोल कैल्शियम मिलता है। 2 फैराडे से आपको 1 मोल कैल्शियम मिल रहा है। आपके पास कितना मोल है, आपसे कह रहे हैं कि अगर 1.5 मोल कैल्शियम बने तो 1.5 मोल अगर कैल्शियम बनाना है तो ऑफकोर्स 1.5 के लिए आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 फैराडे। दिस विल बी, यहां मैं लिख देती हूं, उल्टा करके लिखता है कि 1 मोल कैल्शियम इज प्रोड्यूस्ड बाय 2 फैराडे। क्वेश्चन के हिसाब से आपको दिख रहा है कि 1 मोल कैल्शियम 2 फैराडे से बनता है। आपको बनाना कितना है, क्वेश्चन में कहा है 1.5 मोल। तो अगर 1.5 मोल कैल्शियम आपको बनाना है तो उसके लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, 2 × 1.5 फैराडे दैट इज 3 फैराडे। ठीक है, अब फोर्थ वाले पार्ट में हमसे कहा है कि आयरन, अब देखो इसमें निकालना है हमें कि कितने फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेते हैं फटाफट से। आयरन का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन पे -2 है तो आयरन यहाँ +2 में है।
अगर मैं यहाँ बात करूं, ऑक्सीजन पे -2 है, आयरन पे कितना है +3। अगर आयरन +2 से +3 में जा रहा है तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके जा रहा है, प्लस इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज कितना होगा, 1 फैराडे। तो अब हम जरा आ जाते हैं अपने ऑप्शंस पे। तो इसका मतलब है कि वाटर के लिए 2 फैराडे चाहिए होता है। तो हम देख लेते हैं ए किससे मैच कर रहा है। ए मैच कर रहा है आपका, मैं यहां लिख देती हूँ, ए मैच कर रहा है सेकंड से, ओके। और जो बी पार्ट है वो किससे मैच कर रहा है, फोर्थ से। बी मैच कर रहा है आपका फोर्थ से। सी है वो मैच कर रहा है, सी के लिए आपको कितने फैराडे की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, 3 फैराडे की। तो सी के लिए आपको 3 फैराडे चाहिए। उसके बाद इसके लिए आपको 1 फैराडे चाहिए, डी के लिए। डी मैच कर रहा है आपका थर्ड के साथ, दैट इज 1 फैराडे। तो आपके पास क्या, कौन सा ऑप्शन जाएगा? अगर आप अब सीधा भी देखो तो अगर ए इसमें सेकंड से मैच कर रहा है, इसमें भी बी फोर्थ से, तो ऑप्शन हमारा कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन है हमारा सी। ठीक है, सी मैच कर रहा है आपका 1 से, यहां मैं लिख देती हूँ 1 से। और यहाँ डी मैच कर रहा है किससे, थर्ड से। तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, चलिए, तो ये तो बेहद इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है विच रिएक्शन इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन। इनमें से कौन सी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है? तो ये रिडॉक्स रिएक्शन से आपका क्वेश्चन है। रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं जहां पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रहे हो। अगर हम यहाँ देखें इन सारे रिएक्शंस में, तो आपको ये पता होगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो होती हैं वो नॉन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती हैं, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा होता है। तो अगर आप यहाँ देखोगे, वैसे हम मतलब लॉन्ग तरीका तो है ही कि आप हर किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो और फिर देख लो कि आप जैसे फर्स्ट पार्ट में देखो तो यहाँ हाइड्रोजन 0 में है, या क्लोरीन 0 में है, या हाइड्रोजन प्लस में है, क्लोरीन -1 में। तो हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर रहा है, क्लोरीन यहाँ पे रिड्यूस कर रहा है, तो ये तो एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती। वाई? क्योंकि आप यहाँ पे किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा होगा, यहाँ आयन सिर्फ डिस्प्लेस हो रहे हैं। यहाँ बेरियम +2 में है, बेरियम यहाँ भी +2 में है, क्लोरीन यहाँ पे -1 में है, क्लोरीन यहाँ पे -1, सोडियम +1 में है, यहाँ सोडियम +1 में है, SO4 -2 में, यहाँ SO4 -2 में। ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यहाँ कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, ये 0 में है, यहाँ ये +2 में है। कॉपर यहाँ +2 में है, यहाँ कॉपर 0 में है, तो यहाँ भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। यहाँ देखोगे क्लोरीन 0 में है, यहाँ क्लोरीन -1 में है, पोटेशियम +1 में है, पोटेशियम +1 में है यहाँ पे। और यहाँ आपका आयोडीन 0 में है, यहाँ क्लोरीन आयोडीन -1 में। तो आप देख रहे हो क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइज कर रहा है, और जो आयोडीन है वो आपका रिड्यूस कर रहा है, तो ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर यार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब इस क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में आपसे कहा है कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में प्रेजेंट है। दो तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स होती हैं, ये केमिकल बॉन्डिंग से है क्वेश्चन। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरीके की होती है, इंट्रा और इंटर। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो विद इन द मॉलिक्यूल हो रही हो, विद इन द मॉलिक्यूल, विद इन द मॉलिक्यूल। तो अगर हम यहां देखें इन सब में से विद इन द मॉलिक्यूल कौन सा कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, वो है आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, अगर मैं यहाँ स्ट्रक्चर बनाऊं, ये है आपकी बेंजीन रिंग NO2, और यहाँ ये आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन से 3 एलिमेंट्स करते हैं, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं जब वो हाइड्रोजन से अटैच्ड होते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है, ये इसके ऑक्सीजन से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग ये करेगा। इसलिए हमारा कौन सा पार्ट करेक्ट है, ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। बाकी सब आपके इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। अगर मैं HF की बात करूं, वो भी इंटर करेगा, ये भी इंटर करेगा, और ये भी इंटर करेगा। यहाँ पे इंट्रा हो नहीं सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा है फैलिंग सोल्यूशन ए इज, ये एल्डिहाइड से आपका एल्डिहाइड्स कीटोन से क्वेश्चन है। फैलिंग सोल्यूशन ए आपसे पूछ रहे क्या होता है। आपको पता है कि फैलिंग सोल्यूशन जो होता है, फैलिंग रिएजेंट जो होता है, वो 2 कंपोनेंट्स का मिक्सचर होता है, फैलिंग सोल्यूशन ए एंड फैलिंग सोल्यूशन बी।
फेलिंग सोल्यूशन जो ए होता है वो होता है एक्वस कॉपर सल्फेट। फेलिंग सोल्यूशन ए दैट इज एक्वस कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है। और फेलिंग सोल्यूशन बी जो होता है वो होता है एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट which is called Rochelle salt. This is Felling solution B. Felling solution B. ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? फेलिंग सोल्यूशन है एक्वस कॉपर सल्फेट, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं फिर आगे। नेक्स्ट में आपसे कहा है कि 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को ट्रीट किया जाता है 25 ml 0.75 मोलर HCl सोल्यूशन, मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड इज इक्वल टू। आपको बताना है कि कितना मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का अनरिएक्टेड रहेगा। तो ये देखो स्टोइशियोमेट्री से है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमको ऐसे क्वेश्चंस में क्या लिखना है, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। लिखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन आप करवा रहे हो HCl के साथ, तो NaOH को आपने रिएक्शन करवाया HCl के साथ। जब आप एसिड बेस की रिएक्शन करवाते हो तो सॉल्ट और वाटर बनता है, तो NaCl और वाटर बन जाएगा, और ये रिएक्शन ऑलरेडी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। आपसे क्वेश्चन में कहा है कि आपने 1 ग्राम रिएक्शन करवा रहे हो, 1 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड की आप रिएक्शन करवाते हो, 25 ml वॉल्यूम दिया हुआ है HCl का, और 0.75 मोलर HCl मोलारिटी दी हुई है HCl की। मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कितना मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का अनरिएक्टेड बचेगा, ये आपको बताना है। तो हम पहले तो क्या करते हैं, पहले हम इक्वेशन के हिसाब से देख लेते हैं और फिर हमारे पास है कितना उसके अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। सबसे पहली बात, मेरे को वॉल्यूम दिया हुआ है, मेरे को मोलारिटी दी हुई है, तो मैं क्या निकालूं, मास निकाल सकती हूँ यहाँ से। सबसे पहले मैं मोल्स निकाल लेती हूँ, उसको मास से मल्टीप्लाई कर दूंगी, मोलर मास से। तो हम यहाँ निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स किसके, HCl के। मेरे पास कितने हैं, तो 0.75 इंटू 25। अब 0.75 इंटू 25 वॉल्यूम यहाँ पे मिलीलीटर में है, तो हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 0.75 को आप 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जरा देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो आपके पास आया 0.01875, इतने मोल्स आ गए आपके पास। लेकिन आपको तो मास चाहिए, तो अगर हमको मास चाहिए, मास ऑफ HCl की कितना मास है, तो हम निकालेंगे इसको 0.01875 इंटू मोलर मास। एंड मोलर मास कितना है आपका HCl का, वो होता है 36.5। अगर मैं इसको 36.5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास ये आ जाता है 0.68 ग्राम। मतलब इतना मास मेरे पास HCl का प्रेजेंट है। अब हम इक्वेशन के हिसाब से देख लेते हैं। हमें पता है मोलर मास NaOH का होता है 40 ग्राम। 40 ग्राम NaOH रिएक्ट कर रहा है 36.5 ग्राम HCl के साथ। तो हम जरा देखते हैं, हमें बताना है ना अनरिएक्टेड NaOH कितना बचेगा, तो देख लेते हैं कि इक्वेशन के हिसाब से कितना चाहिए होगा। अकॉर्डिंग टू माई इक्वेशन आपको पता है कि 36.5 ग्राम HCl रिएक्ट करता है 40 ग्राम NaOH के साथ, ठीक है। आपके पास है कितना, 0.68, तो 0.68 ग्राम HCl कितने NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, 40/36.5 इंटू 0.68 ग्राम NaOH के साथ ये रिएक्ट करेगा। अब इसको जरा सॉल्व कर लो, 40 एंड 36.5, तो ये हमारे पास आ जाता है 0.75 ग्राम NaOH। इतना NaOH लगेगा 0.68 ग्राम, इतने HCl के साथ हमारे पास 0.75 ग्राम NaOH लगेगा। अब आपके पास तो 40 ग्राम, आपने तो 40 ग्राम लिया हुआ है, इतने के साथ तो हमें सिर्फ इतना ही चाहिए, तो हम अनरिएक्टेड कैसे निकालेंगे। तो अनरिएक्टेड मैं यहां लिख देती हूं, अनरिएक्टेड NaOH यहां आप निकालोगे 40 माइनस 0.75, आप इसको माइनस कर लीजिए, सॉरी 40 नहीं 1 माइनस, आपके पास 1 ग्राम है ना, तो 1 में से आपने 0.75 को माइनस किया, तो ये आपके पास बच गया 0.25। लेकिन ये ग्राम्स में है, आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो मिलीग्राम्स में दिए गए हैं, तो आप मिलीग्राम में इसको कन्वर्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 250 मिलीग्राम। तो यस, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर हियर, ठीक है।
आगे चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमसे कहा है कि मैच करिए लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। तो करेक्ट आंसर बताना है आपको। अमोनिया, यहाँ पे मेरे को कंपाउंड दिया गया, यहाँ पे उनकी शेप या फिर ज्योमेट्री गिवन है। तो अब हम, आपको पता है अमोनिया जो होता है उसकी शेप क्या होती है, ट्राइगोनल पिरामिडल। अमोनिया कुछ ऐसा ट्राइगोनल पिरामिडल अरेंजमेंट होता है अमोनिया का। तो अमोनिया मैच करेगा ट्राइगोनल पिरामिडल से। BF5, BRF5, आपके पास BRF5 है, ब्रोमीन के पास एक लोन पेयर पड़ा रहता है। तो इस केस में जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो होगी स्क्वायर पिरामिडल। दिस इज स्क्वायर पिरामिडल। फिर आ जाते हैं XeF4 के पास, ये फ्लोरीन है आपके। अगर मैं XeF4 के बारे में बात करूं तो जिनन जो होता है उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 में से 4 तो यूज हो गए, 2 लोन पेयर्स ऐसे पड़े रहेंगे। तो आपके पास यहाँ पे जो ज्योमेट्री होगी, जो शेप होगी आपकी, शेप हेयर विल बी स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। उसके बाद SS6 की बात करते हैं। SS6 सारे इसके पास बॉन्ड पेयर्स हैं, ये ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट शो करेगा। ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट सेल्फ SF6 का कुछ ऐसा आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये हुई बात आपकी। तो ऑप्शन अमोनिया फर्स्ट से मैच कर रहा है, ओके, और B फोर्थ से मैच कर रहा है, C सेकंड से मैच कर रहा है, D थर्ड से। तो आपके पास ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट हुआ, ठीक है। तो बेहद इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है VSC-PR थियरी का। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है E0 वैल्यू फॉर Mn+3 Mn+2 couple is more positive than that of Cr+3 Cr+2 और iron+3 to iron+2 ड्यू टू चेंज ऑफ। ये कह रहे हैं आपसे, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से क्वेश्चन है और इसमें आपसे कहा है कि आपको E0 वैल्यू जो है मैंगनीज की, वो सबसे ज्यादा, जब मैंगनीज एक इलेक्ट्रॉन गेन करके 3+ से 2+ में कन्वर्ट होता है, तो वो सबसे ज्यादा पॉजिटिव क्यों है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। तो वो इसलिए होता है क्योंकि मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है और आपको पता है इसका कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d5 है। अगर मैंगनीज +3 की बात करें तो मैंगनीज +3 में इसका कॉन्फ़िगरेशन D4 होगा, 3d4। अगर मैंगनीज +2 में जा रहा है तो वो मतलब 3d4 से 3d5 कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो रहा है और 3d5 कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है, दिस इज मोर स्टेबल। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ऑफ कोर्स वो उसकी जो SRP वैल्यू होगी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगी, वो ज्यादा पॉजिटिव होगी एज कंपेयर टू अदर्स। अगर हम क्रोमियम की बात करें, अगर हम क्रोमियम की बात करते हैं तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है, इसके कॉन्फ़िगरेशन में 4s1 3d आपका 5 होता है। अगर क्रोमियम +3 की बात करूं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा आपका, एक यहां से निकलेगा, 2 यहां से निकलेंगे, 3d3। और अगर ये +2 में जाएगा तो ये 3d4 हो जाएगा। इससे कुछ हो नहीं रहा है, कोई स्टेबिलिटी ऐसी कोई आ नहीं रही है। अगर हम आयरन+3 की बात करें तो आयरन+3 होता है आपका 3d6 और आयरन+2+3 होता है 3d5 और आयरन+2 होता है 3d आपका 6। तो अगर ये +3 से +2 में जाएगा तो इसकी तो स्टेबिलिटी लूज हो रही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? मैंगनीज के लिए ज्यादा पॉजिटिव है क्योंकि उसका 3d4 से 3d5 में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट हियर, ठीक है, 3d4 to 5। नेक्स्ट चलते हैं आगे। बेहद इजी सवाल है। क्वेश्चन में कहा है आपको फिर से मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, करेक्ट आंसर आपको फाइंड आउट करना है। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसो मींस सेम, थर्मल मींस टेम्परेचर। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर सेम रहे, कैरीड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ए मैच हो रहा है सेकंड से, तो मेरा ऑप्शन एक ही जाएगा, ऑप्शन सेकंड। आइसोकोरिक प्रोसेस वो होता है जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कराया जाता है, बी मैच हो रहा है थर्ड से। बारिक प्रोसेस वो होता है जो कांस्टेंट प्रेशर पे कराया जाता है, सी मैच हो रहा है फोर्थ से। एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होता, डी मैच हो रहा है फर्स्ट से। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट है। ये आपका थर्मोडाइनमिक्स से क्वेश्चन है। आगे चलते हैं।
एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय इफ वन नोज द वैल्यू ऑफ। ये क्वेश्चन है आपका केमिकल काइनेटिक्स से, केमिकल काइनेटिक्स। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है केमिकल काइनेटिक्स में, क्या फॉर्मूला पढ़ा है? एक्टिवेशन एनर्जी का और रेट कांस्टेंट्स का। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है। आपसे पहली बात तो आपसे ऑप्शन दिए गए हैं कि बताओ कौन सा एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी केमिकल रिएक्शन की कैलकुलेट की जा सकती है, कब? तो ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूल, रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। क्यों ऑप्शन सेकंड करेक्ट है? क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है log K2 by K1 is equals to K2 by K1 is equals to EA upon 2.303 R T1 T2 T2 minus T1। तो आपको रेट कांस्टेंट अगर पता हो 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे, तो आप आराम से एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। EA आपको एक्टिवेशन एनर्जी इसकी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा हुआ सेकेंड वैलिड। आगे चलते हैं फिर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है अ कंपाउंड, एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14 है, उसके पास 2 टर्शरी कार्बन हैं, उसका IUPAC नेम बताएं। तो अगर एक कंपाउंड ये ऑर्गेनिक से है और बेहद इजी क्वेश्चन है, C6H14, तो ऐसा कौन सा, इसके बहुत सारे आइसोमर्स होते हैं बट उनमें से कौन से आइसोमर में से इसके पास 2 टर्शरी कार्बन होंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो C6H14 में 2 टर्शरी कार्बन की अगर मैं बात करूं 1 2 3 4, अगर मैं यहां कार्बन लगा दूं, यहां कार्बन लगा दूं, CH3 हाइड्रोजन हियर एंड हाइड्रोजन हियर, यहां भी CH3 और यहां भी CH3, तो आप देखोगे कि ये वाला जो कार्बन है, दिस कार्बन, ये कितने से लिंक्ड है? 1 2 एंड 3, ये आपका हुआ 3 डिग्री कार्बन। अगर मैं यहां बात करूं इस वाले कार्बन की, तो ये भी 3 से लिंक्ड है, 1 2 एंड 3, तो ये भी 3 डिग्री हुआ। अगर इस वाले कार्बन की बात करूं तो ये वाला कार्बन 1 डिग्री है, ये वाला कार्बन भी 1 डिग्री है, ये वाला कार्बन भी 1 डिग्री है, ये वाला कार्बन भी 1 डिग्री है। तो इसमें 2 3 डिग्री कार्बन हैं। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है? 2 डाइमेथाइल एंड आपके पास ब्यूटेन। तो नॉट 2 इट इज 2 3। आपके पास ये पोजीशन हुई 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4। तो 2 3 डाइमेथाइल ब्यूटेन इसका नाम हुआ कंपाउंड का। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सेकंड। बाकी आप कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे उसमें 2 3 डिग्री आपको कार्बन नहीं दिखाई देंगी। ठीक है।